प्यारे बच्चों, पटेल सलागर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र छात्राएं पूरी टाइम प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है और सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के लिए आप कोई न कोई रणनीति अवश्य बनाए होंगे। उसी रणनीति के तहत आज हम आपको सामाजिक विज्ञान में एक फर्स्ट मानचित्र और एक सेकंड मानचित्र, दो मानचित्र आते हैं। उन दोनों मानचित्रों के 5-5 अंक होते हैं, यानी 5 और 5 कुल मिलाकर के 10 अंक। फर्स्ट मानचित्र के 5 अंक, सेकंड मानचित्र के 5 अंक, और इन दोनों को मिलाकर के 10 अंक हमें 10 में 10 प्राप्त करने हैं। ये कैसे संभव होगा? देखिए, यदि आप सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान के मानचित्र में आपको 10 में 10 अंक लाने हैं। यदि आप 10 में 10 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखिए हम किस प्रकार से आपको 10 में 10 अंक प्राप्त करने के लिए मानचित्र के बारे में बताते हैं। पुराने पेपर्स देखने के बाद आपने अनुभव किया होगा कि कुछ स्थान हैं जो वास्तव में बार बार रिपीट होते हैं, या माध्यमिक शिक्षा परिषद के वेबसाइट पे जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें सामाजिक विज्ञान के जब मैप में देखेंगे तो कुछ अधिवेशन, कौन से अधिवेशन? कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन कुछ हर साल आते हैं। वो कौन से अधिवेशन है? जैसे 1920 का अधिवेशन। अब 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन था, एक नियमित अधिवेशन था। तो विशेष अधिवेशन हमारा कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में, और दूसरा हुआ था जो नियमित है वो नागपुर में। इसके बाद अधिवेशन में अगला आता है 1927 का मद्रास अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच चुका है। और महात्मा गांधी के जन्म स्थली के बारे में ये एरिया जो गुजरात का दिख रहा है आपको, इसमें से बहुत सारे स्थान पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान है जिनको पढ़ करके आप फर्स्ट मानचित्र में 5 में 5 और सेकंड मानचित्र के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। पहले हम पहले मानचित्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वह कौन से स्थान है जिनको हम भर करके मानचित्र में भर करके 5 में 5 प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मानचित्र के लिए आधा अंक अंकन का होता है, यानी लिखने का, और आधा अंक आपको मानचित्र में सही सही दर्शाने का। जब आप पूरा आधा आधा करके करेंगे तब 1 नंबर आपका होता है, यानी मानचित्र में सही सही भरने का और लिखने का कॉपी पर आधा आधा मिलाकर के 1 नंबर। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के मानचित्र में हम सावधानियां बरतें हैं कि हमें 10 में 10 अंक प्राप्त हो। सबसे पहले मानचित्र के देखते हैं कलकत्ता। कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, अधिवेशन में 5 स्थल पक्के पूछे जाते हैं, 4-5 स्थल, उनको एकदम रट जाइए और मानचित्र में कहां पर हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए कि मानचित्र की रूपरेखा बनी हुई है। मानचित्र वास्तव में आपका इस आकार का रहता है, यानी भारत के मानचित्र की केवल आउटलाइन, बाहर लाइन बनी होती है, राज्यों का विभाजन नहीं होता है, जो हमारे लिए बहुत ही आसानी का है कि हम अगर राज्यों की सही स्थिति जानते हैं तो हम मानचित्र को बहुत सही ढंग से भर सकते हैं। यह है 2024 का पेपर। इस पेपर को और अन्य पेपरों को अध्ययन करने के बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कलकत्ता है, 1920 का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में। अब कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जिसका वर्तमान नाम कोलकाता है। अब आपको याद भरना कैसे है? ये स्थान कलकत्ता है, यहां एक बिंदी लगाइए और इंडिकेट करके आप यहां कलकत्ता या कोलकाता आप लिख सकते हैं।
मानचित्र सही भरने का तरीका है, आप जो बिंदी लगाए हैं, जहां आप इंडिकेट किए हैं, वो एग्जामिनर उसी स्थान को समझेगा है। लिखने के लिए चाहे आप इधर लिख लीजिए, जगह है लिखने, दूसरा अगर नहीं जगह है तो आप इधर लिख सकते हैं, लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर लिख ले, लेकिन इंडिकेट लगा दीजिए, जहां बिंदी लगी होगी एग्जामिनर उसी को मानेगा। दूसरा हमारा जो 1920 में ही दूसरा अधिवेशन हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन, नागपुर। अब नागपुर स्थान कहां है? महाराष्ट्र में नागपुर है। तो हम महाराष्ट्र एरिया में आएंगे, महाराष्ट्र राज्य हमारा कहां है उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सभी राज्यों की स्थिति कहां पर है। तो महाराष्ट्र में आइए, और जब महाराष्ट्र तक आप पहुंच गए तो ये मान चलिए एग्जामिनर ने आपको ये परीक्षण कर लिया कि आप जो है नागपुर का सही अंकन कर सकते हैं। तो ये स्थान जो है हम नागपुर। तीसरा स्थान हमारा है मद्रास, जो तमिलनाडु की वर्तमान राजधानी चेन्नई का पुराना नाम है। आइए देखते हैं ये मद्रास कहां पर है। मद्रास, आप इधर आ जाइए, दक्षिण भारत में इस जगह पर मद्रास है, इसको करके यहां मद्रास लिख लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, मानचित्र भरते समय बिंदी अवश्य लगाइएगा, लिखिएगा चाहे इधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए, लेकिन जहां आप बिंदी लगाए हैं उसी को एग्जामिनर मानेगा कि यहीं पर मद्रास स्थित है। अगला स्थान है लाहौर। लाहौर का अधिवेशन 1929 में हुआ था, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो लाहौर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान भाग में, पाकिस्तान के पंजाब में। तो इस स्थान पे लाहौर है, यहां एक बिंदी लगाइए और लिख दीजिए लाहौर। इस तरीके से ये 4 स्थल जो अधिवेशन संबंधी विशेष इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा रट जाइए। यहां पर लाहौर, यहां नागपुर, यहां कलकत्ता वर्तमान नाम कोलकाता, और यहां पर मद्रास। इनको पूरे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, इन स्थलों को भूलना नहीं है। हर साल ये स्थल आते हैं, 1920 का स्थल, 1927 का, 1929 का, ये कांग्रेस अधिवेशन को बिल्कुल एकदम रट जाइए। दूसरा, अन्य कुछ स्थान हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे अमृतसर। ये स्थान अमृतसर है, अमृतसर। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, प्रश्न बन गया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये अमृतसर है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो आप यहां एक बिंदी लगाइए और लिख दिया अमृतसर। दूसरा, इससे संबंधित एक प्रश्न आता है, अमृतसर को हमने याद कर लिया कि इस स्थान पे है, यहां से थोड़ा से सिचुएटेड कर लीजिए, याद कर लीजिए कि ये अमृतसर इस स्थान पर है। तो इससे 2 हमारे प्रश्न बनते हैं, एक तो वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर है, दूसरा वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, यहां पर हम बिंदी लगाएंगे और लिख देंगे अमृतसर। दूसरा, अन्य स्थल जो हैं, अब गुजरात से सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य है मानचित्र के बारे में, वो है आपका गुजरात। अब ये एरिया जो निकला हुआ है, इसको आप पूरी तरह से एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये गुजरात है। गुजरात संबंधी कोई भी स्थल आएगा तो हम यहां आ जाएंगे। अगर इधर पहुंच गए तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आपको मानचित्र का सही ज्ञान है, यानी मैप का सही ज्ञान है, और आप राज्यों की सही स्थिति बताना जानते हैं। तो अब जब गुजरात में आ गए तो गुजरात में कौन कौन से स्थल पूछे जाते हैं। अब देखिए, वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, कहां जन्म हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर ये है, यहां आप बिंदी लगाइए और लिख दीजिए पोरबंदर। पोरबंदर, अब यहां लगा दिए आप बिंदी और लिख दिए पोरबंदर। गुजरात में और कौन कौन से स्थल पूछे जाते हैं? दांडी, दांडी, यहां बिंदी लगाइए और लिख दीजिए दांडी। दांडी में क्या हुआ था? नमक आंदोलन, वह स्थान जहां नमक सत्याग्रह हुआ था, तो दांडी। ठीक। दूसरा स्थल आता है खेड़ा, वह स्थान जहां खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ था? ये यहां पर गुजरात में है, इधर आप लगा दोगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं भी अगर चलता है कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप लोग जो है टेंशन मत लीजिएगा, परेशान मत होइए, एग्जामिनर भी आप ही
के परिवार के सदस्यों की तरह होता है, वो भी आपके साथ पूरी सहानुभूति बरतता है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे अंग मिलेंगे। तो यह स्थान क्या हो गया? खेड़ा। खेड़ा। इसके ठीक ऊपर आप जो है अहमदाबाद, 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 अहमदाबाद को दर्शा दीजिए। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, सूती मिल का मजदूरों का आंदोलन हुआ था। तो ये दो स्थल यहां हो गए, अहमदाबाद और उसके नीचे खेड़ा और यहां पर दांडी। तो इस तरीके से गुजरात से संबंधित कुछ जो स्थल हैं आप इस एरिया में आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर को ये पता है कि आप मानचित्र की सही स्थिति को जानते हैं और गुजरात कहां है उसको अच्छी तरह से दर्शाना जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्थान आप दर्शा रहे हो तो बिंदी अवश्य लगाइए। बिंदी लगाने के बाद आप कहीं भी लिख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया प्रश्न आ गया, वह स्थान जहां गेटवे ऑफ इंडिया है, ये वो स्थल है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया यहां पर आ जाइए, ये है मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। मुंबई के लिए और भी प्रश्न बनते हैं, ये गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। यहां मुंबई हाई तेल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो अगर हमें याद हो गया कि मुंबई यहां पर है, तो 1 2 3 प्रश्न जो है मुंबई से संबंधित जो भी आते हैं आप अच्छे से दर्शा सकते हैं। आइए अब देखें, गुजरात के बाद एक और गांधी जी से संबंधित है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह अक्सर पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह का मानचित्र में अंकन कीजिए। तो चंपारण कहां पर है? बिहार में है। तो बिहार में आइए, मानचित्र में कोई बॉर्डर लाइन नहीं बना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये स्थान हो गया, ये स्थान हो गया चंपारण। यहां लिख दीजिए ऊपर चंपारण, बिंदी लगा दिया और एक इंडिकेट लगा करके आप चंपारण लिख दीजिए। किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर पूरी तरह से समझने में सक्षम है कि आपने चंपारण को यहां लगाया है। अगला स्थल जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा है और प्रयागराज इस समय दुनिया का सबसे चर्चित शहर हो गया है। तो प्रयागराज को हो सकता है एग्जामिनर आपको चुन ले। प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। वह स्थान जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, या वह स्थान जहां इस साल 2025 में महाकुंभ लगा, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वह स्थान जहां आनंद भवन है, वह स्थान जहां उच्च न्यायालय स्थित है, वह स्थान जहां खुसरो का मकबरा स्थित है। तो ऐसे कुछ स्थल हैं इंपॉर्टेंट जो इलाहाबाद से संबंधित पूछे जाते हैं। तो एक स्थान हमें याद करना है और कई सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। तो इलाहाबाद, इलाहाबाद कहां है? ये है, जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। इसको लिख करके यहां आप प्रयागराज लिख दीजिए। तो प्रयागराज संबंधी स्थल अगर हम याद कर लिए तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। ये अति महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपको मानचित्र में आने ही आने, इन्हीं में से 5 स्थल आएंगे। आप इन सभी स्थलों को अच्छे से याद कर लीजिए और निश्चित है आप 5 में 5 अंक अवश्य प्राप्त करेंगे। एक प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित स्थल है कि वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अब चौरी चौरा कहां है? आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। तो अब हमारा इलाहाबाद तो यहां लग गया है, इलाहाबाद यहां लग गया है। तो यही ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जब 1 2 3 स्थल को दर्शाने हो तो आपको देखना है कि थोड़ा उनकी स्थिति जो है जिस प्रकार से है, जो ऊपर है वो ऊपर रहे, जो नीचे है वो नीचे है, इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे का ध्यान रखें। तो ये स्थल हो गया हमारा चौरी चौरा का, गोरखपुर का। तो यहां लिख दीजिए चौरी चौरा, यानी गोरखपुर। ये कहां पर है? गोरखपुर में। तो ये स्थल हो गया चौरी चौरा
जो कि गोरखपुर में स्थित है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अक्सर पूछा जाता है, पिछले साल या किसी अन्य साल में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ, यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को ऐसे बिंदी में दर्शाइए और आप लखनऊ लिख दीजिए। इस तरीके से ये कुछ स्थल हो गए जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित है आप 5 में 5, मैं फर्स्ट में आप 5 में 5 अंक अवश्य प्राप्त करेंगे। दूसरे मानचित्र की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले इन सारे स्थलों को, इतने स्थल आप याद कर लीजिए। 2025 में इसी स्थल में से 4 स्थल, 5 स्थल पक्के आएंगे, पूरे 5 स्थल आ जाएंगे। कुछ अधिवेशन के, कुछ इन अन्य स्थलों से आ जाते हैं। इसके अलावा आप राज्यों की स्थिति याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए संयोग से इसमें से 4 आते हैं, 5वां नहीं आता है, पहली बार तो 5 आ जाएंगे निश्चित है। अगर नहीं आता है तो आप राज्यों की स्थिति याद है, आपको ये पता चल गया किस राज्य, जैसे मान लीजिए जयपुर का आ गया, तो अब ये गुजरात है, गुजरात के ऊपर जो है हमारा क्या है, राजस्थान का एरिया है। तो राजस्थान में हम पहुंच गए जयपुर, और यहां लगा दिया कहीं जयपुर, पिंक सिटी नाम से मान लीजिए आ गया, तो हमने लगा दिया यहां। एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये है। या कोई मान लीजिए आ गया असम की राजधानी कहां है, यहां, तो हमें राज्य की स्थिति अगर मालूम है तो यहां तक अगर हम पहुंच गए तो यहां हम दिसपुर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर पूरा में पूरा अंक दे देगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से आप अंकन करोगे और कॉपी में लिखोगे तो निश्चित है आपको मैं फर्स्ट में 5 में नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर आपको पूरा देखेगा, अच्छा हाँ ये सही है, ये सही है, तुरंत 5 में 5 नंबर देगा, ये मेरी गारंटी है। हम लोग भी जांचने जाते हैं काफी, जब देखते हैं हाँ छोटे मोटे त्रुटि को कोई ध्यान नहीं रखता है। तो प्यारे बच्चों, इन स्थलों को पूरी तरह से याद कर लीजिए, और याद करने के बाद प्रैक्टिस 2 बार 3 बार 4 बार जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हमें मानचित्र में 10 में 10 अंक लेना है, हमें 10 में 10 लेना है। तो निश्चित है आप लोग जो है मैं फर्स्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग जो है मानचित्र सेकंड भाग में मानचित्र 2 मानचित्र आते हैं, ये 5 नंबर का हुआ। दूसरा मानचित्र जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। पाठ्यक्रम को देखने के बाद ये पता चलता है कि कुछ जो बिंदु हैं जहां से सेकंड मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से बिंदु हैं और उनको मानचित्र में हम लोग दर्शा करके सीखते हैं। जैसे पहला बिंदु है नदियां। कुछ प्रमुख नदियां हैं, उनको आप अपने जेहन में, मस्तिष्क में बैठा लीजिए, वही नदियां बार बार पूछी जाती है। 2 नदियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं, नर्मदा और ताप्ती। नदियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दर्शाई जाते, ये नर्मदा हो गई और ताप्ती थी। नर्मदा और ताप्ती अगर मान लीजिए आता है वह नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं या भ्रंश घाटी बनाती हैं, तो वो हो जाएंगे नर्मदा और ताप्ती। 2 इंपॉर्टेंट नदियां आप याद कर लीजिए। दूसरी बात, प्रश्न आता है दक्षिण भारत की कोई एक नदी। तो अब हमारा ये वाला एरिया जो है दक्षिण भारत का है, तो दक्षिण भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन जब ये कह रहा है दक्षिण भारत की कोई एक नदी, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो हम जो इंपॉर्टेंट नदी हैं उन्हीं को दर्शा देते हैं। जैसे मान लीजिए कृष्णा, कावेरी, नदियों के टेढ़े मेढ़े एक लकीर से दर्शाते हैं। इस मानचित्र से संबंधित इसमें हमेशा चिन्ह दिया रहता है कि नदियों को इस चिन्ह से दर्शाइए, बांध को इस चिन्ह से दर्शाइए। जो भी प्रश्न है कोई ना कोई चिन्ह दिया रहेगा, उस चिन्ह को यहां बना करके उसके द्वारा हमें दर्शाना है। तो नदियां हमारी नर्मदा, ताप्ती के बाद कृष्णा और कावेरी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है उड़ीसा में बहने वाली महानदी। प्रश्न पूछा जाता है महानदी, जो वह नदी जो उड़ीसा में बहती है, या वह नदी जो जिस पर जो है उड़ीसा में बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। तो आप उड़ीसा में आ जाइए और यहां दिखा दीजिए महानदी। दूसरा, पश्चिम बंगाल में
दामोदर नदी, तो दामोदर नदी यहां पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से नदियों को जो है, कुछ नदी हैं नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, ये कृष्णा, कावेरी, इन नदियों को आप बैठा लीजिए दिमाग में, इन नदियों संबंधी आएगा ये महानदी, दामोदर। तो इन नदियों के बाद आइए देखते हैं और कौन से स्थल पूछे जाते हैं। बांध, बांध में हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में हो गया। तो उड़ीसा में जिस स्थान पर है बांध, वहां अगर जो चिन्ह दिया हुआ है, मान लीजिए ये चिन्ह दिया हुआ है कि इस चिन्ह से बांध दर्शाइए, तो आप यहां पर ये चिन्ह बनाइए और बता दीजिए कि हीराकुंड बांध, हीराकुंड। दूसरा इंपॉर्टेंट बांध अपना कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा, भाखड़ा कहां पर है, भांगड़ा से याद कर लीजिए। भांगड़ा कहां प्रसिद्ध है, पंजाब का। तो हम यहां पर आ जाएंगे, यह स्थल पंजाब का है, यहां मान लीजिए हो गया भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा। इसके ऊपर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सलाल बांध है, सलाल बांध। ये जो चिन्ह दिया हो उस चिन्ह को लगा लीजिए। ये 2-3 बांध हैं जिनको आप याद कर लीजिए। एक बांध और आता है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप कहां, राजस्थान। तो राजस्थान वाला एरिया ये है, तो यहां पर आ जाइए और कहीं भी दर्शा देंगे। अगर आपको उपयुक्त स्थान पता है तब तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप जो है राजस्थान एरिया में पहुंच गए, आपका प्रश्न समझिए सही हो गया। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो ये बांध हो गया। बांध से संबंधित ये 4 आप याद कर लीजिए, सलाल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, राणा प्रताप सागर बांध और हीराकुंड बांध। इन्हीं चारों में से कोई एक बांध निश्चित आएगा। अगला है परमाणु केंद्र। अब परमाणु केंद्र को मान लीजिए इस चिन्ह में दर्शाना है। कोई एक परमाणु केंद्र इस तरीके से पूछा जाता है, कोई एक परमाणु केंद्र दर्शाइए। तो कहीं मत जाइए, 8 परमाणु केंद्र हैं, लेकिन आप अपने उत्तर प्रदेश में एक परमाणु केंद्र है, उसी को याद कर लीजिए, नरौरा, नरौरा परमाणु केंद्र। नरौरा को याद कर लीजिए और यही दर्शा दीजिए। मान लीजिए संयोग से नाम दे दिया है, तो महाराष्ट्र में तारापुर है। महाराष्ट्र कहां है, सबको पता है कि महाराष्ट्र यहां है, तारापुर आप यहां पर दिखा दीजिए, तारापुर परमाणु केंद्र, तारापुर। तो एक परमाणु केंद्र आता है, कोई एक परमाणु केंद्र दर्शाने के लिए इस तरह से आप 2 में से कोई एक पक्का आ जाएगा। आप हमेशा याद रखिए, अपने उत्तर प्रदेश को याद रखिए, उत्तर प्रदेश संबंधित जरूर आ जाए। रेल मार्ग, 2 स्टेशनों के बीच में रेल मार्ग दर्शाया जाता है। कहते हैं कि प्रयागराज से मुंबई, प्रयागराज से मुंबई, प्रयागराज से मुंबई, इन नदियों को मिटा देते हैं। मानचित्र थोड़ा छोटा है इसलिए जो है मिटा करके बताना पड़ेगा। मान लीजिए प्रयागराज है और यहां पर है मुंबई। अब इसमें प्रयागराज से मुंबई के बीच में रेल मार्ग का इस चिन्ह से दिखाना है, जैसे जिस प्रकार से पटरियां होती हैं उस तरीके से बना दिया। और अब आपको ये पता है कि प्रयागराज यहां पर है और मुंबई यहां पर है। यहां से यहां के बीच में एक पटरी आप बिछा दीजिए। पटरी हमेशा समांतर होती है, तो 2 लाइन आप खींच दीजिए और बीच बीच में जिस प्रकार से पटरी बिछी रहती है उस तरीके से बना दीजिए। आपका रेल मार्ग प्रयागराज से मुंबई तैयार हो गया। इस तरीके से आप दर्शा दिए, यहां लिख दिए प्रयागराज और यहां लिख दिया मुंबई। तो इस तरीके से हमारा अंकन हो गया। अगला है तेल उत्पादक क्षेत्र। तेल उत्पादक क्षेत्र, ये आपने मुंबई याद कर लिया, बस यही दर्शा दीजिए तेल उत्पादक क्षेत्र। और अगर इसके अलावा कुछ आता है तो इस एरिया में आप आ जाइए, असम में। असम में दिसपुर में दिखा दीजिए तेल उत्पादक क्षेत्र, दिसपुर में। असम की राजधानी दिसपुर है, वहां आप तेल उत्पादक क्षेत्र दिखा दीजिए। झील है,
जैसे एक दो झीलें आती, जैसे डल झील आ गई, डल झील हमारा कश्मीर में है, तो ये एरिया हमारा किसका है, कश्मीर का है। यहां आप अगर झील का जो भी चिन्ह बना हुआ उसके द्वारा आप दर्शा दीजिए डल झील। डल झील जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान में झील है और सबसे इंपॉर्टेंट झील यही है डल झील, इसी के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अब आता है अगला प्रश्न है आपका, जो टॉपिक है उस पर आता है चाय उत्पादन। तो चाय सबसे ज्यादा कहां प्रसिद्ध है, असम में। तो असम का एरिया आप जानते ही हैं, और यहाँ पर चाय उत्पादन के लिए कुछ चिन्ह बने होंगे जिनके द्वारा, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई चिन्ह बना होगा, ऐसे ऐसे, तो जो भी चिन्ह बना हो उस चिन्ह के द्वारा आप यहाँ ऐसे दर्शा दीजिए कि ये हो गया आपका चाय उत्पादक क्षेत्र। जो चिन्ह बना हो उस चिन्ह के द्वारा आपको उस क्षेत्र को दर्शाना है। कोयला उत्पादक क्षेत्र, आपको पता है बिहार में, झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा होता है। तो बिहार झारखंड में जो भी चिन्ह बने हुए हों उस तरीके से आप दिखा दीजिए, ये कोयला उत्पादन क्षेत्र हो जाएंगे। अगला है हमारा गेहूं और चावल उत्पादन। गेहूं और चावल आप कहीं मत जाइए, आपके उत्तर प्रदेश में गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन अगर हो तो पश्चिम बंगाल में यहाँ आ जाइए। ये एरिया जो है पश्चिम बंगाल का है। तो यहाँ चावल उत्पादक जो भी चिन्ह बना हो उसके द्वारा चावल उत्पादन के को दर्शा दीजिए आप। और गेहूं का है, आप गेहूं अपने उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए। जो भी चिन्ह बने हुए हों, प्लस माइनस गुणा भाग, जो भी चिन्ह बने हों उस चिन्ह के द्वारा उस स्थान पे दिखा दीजिए। निश्चित है आप सब लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इन स्थलों को आप दर्शाने में सक्षम हो जाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करिए। अभी हो सकता हो थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस इतने में से ही सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पक्का है कि इसमें से भाखड़ा नांगल बांध, सलाल बांध या हीराकुंड बांध में से एक आएगा। प्रयागराज मुंबई में से कोई ना कोई आएगा। मुंबई प्रयागराज नहीं आया तो मुंबई दिल्ली आएगा, दिल्ली चेन्नई आए, मुंबई चेन्नई आएगा, या प्रयागराज चेन्नई आएगा। कोई भी रेल मार्ग जहां भी होगा आप उस तरीके से आप दर्शा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार संक्षिप्त जो है मानचित्र को भर करके बता सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है प्रथम मानचित्र और द्वितीय मानचित्र दोनों मानचित्रों का पूरा संपूर्ण लेक्चर सुनने के बाद आपका मानचित्र संबंधी संपूर्ण संशय दूर हो गया होगा, और हमें उम्मीद है कि आपको मानचित्र में 10 में 10, हर बच्चे को, यह वीडियो देखने वाले हर बच्चे को 10 में 10 अंक प्राप्त होने चाहिए। निश्चित है प्राप्त होंगे अगर आप इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लोगे। एक दो बार ब्लैंक मानचित्र ले लीजिए और उसमें आप राज्यों की स्थिति जानने के बाद प्रैक्टिस करिए। 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और निश्चित है, विश्वास है, आपकी मेहनत रंग लाएगी और 10 में 10 अंक आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल प्राप्त होने चाहिए। यदि आपको 95% प्राप्त करना है तो 10 में 10 प्राप्त करने ही होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको 10 में 10 अंक प्राप्त होंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।